अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है माज अहमद। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफायर्स मैचेस का पावर शो जारी। पुर्तगाल और लुक्समबर्ग के दरमियान खेले जाने वाले मैच में पुर्तगाल की गोल्स की बरसात, 0 के मुकाबले में 9 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। क्रोएशिया और आर्मेनिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में क्रोएशिया की 0 के मुकाबले में 1 गोल की शानदार फतह। और देखिए आज के प्रोग्राम में मुकामी क्लब के 6 फुटबॉलर्स आखिर बलोचिस्तान से कैसे अगवा हो गए। पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शंस की तैयारियां जारी, क्या मुकर्ररा वक्त पर करवाने में हो पाएगी पंजाब एसोसिएशन कामयाब ये इलेक्शंस। लोन पर बार्सिलोना जाने वाले जाओ फिलिक्स का हुआ शानदार इस्तकबाल, क्या ऐसी ही शानदार परफॉर्मेंसेस भी दे पाएंगे बार्सिलोना के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड को जर्सी के लिए है नए पार्टनर की तलाश और नए स्पॉन्सर्स की तलाश, टीम व्यूवर के साथ मुआहिदा खत्म। पॉल पोग्बा का डोप टेस्ट मुस्बत आने के बाद पॉल पोग्बा अब फुटबॉल से कितनी देर की रुखसत लेंगे। रियल मैड्रिड के इस सीजन खरीदे गए टर्किश मेसी क्या रियल मैड्रिड के लिए सीजन खेल पाएंगे या नहीं। क्या आर्सेनल रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी को खरीदने में कामयाब हो पाएगी। और अगर आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो अपने फुटबॉल की वीडियोस बनाइए और हमें भेजिए व्हाट्सएप नंबर पर, हम उसको करेंगे अपने प्रोग्राम में शामिल और बनेंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ अपने फुटबॉल फेडरेशन और मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप के क्वालिफायर्स के लिए कुछ मैचेस हुए हैं और एक मैच जो कि सबको जो है वो इस वक्त अपनी एक सहार में लिए हुए है, वो है पुर्तगाल वर्सेस लक्समबर्ग के दरमियान। और बहुत लंबे अरसे के बाद पुर्तगाल की ऐसी शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। 9-0 से ये मैच उन्होंने अपने नाम किया है और क्या ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और इतना ज़बरदस्त टैलेंट हमें वर्ल्ड कप में भी नज़र आया, लेकिन वर्ल्ड कप में जो उम्मीदें थी उनसे उस तरह से वो पूरी नहीं हो पाई। लगता है कि अब दोबारा जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए पूरी तरह तैयारी है पुर्तगाल की और वो नज़र भी आई है। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस और इनेस्टियो जो है उन्होंने अपनी टीम के लिए गोल किए हैं, 2 गोल्स किए हैं। रामोस बहुत ही शानदार खेले हैं, उन्होंने भी 2 गोल किए हैं और जोटा जो है उन्होंने भी 2 गोल किए हैं। हॉटा जो है उन्होंने भी 1 गोल किया है और फर्नांडिस इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, इन्होंने भी अपनी टीम के लिए गोल किया है। और फिलिक्स जो है उन्होंने भी 88वें मिनट में अपनी टीम के लिए गोल किया है। 9-0 से इतनी बड़ी विन आप किस तरह से देखते हैं पुर्तगाल की। ये वन साइडेड ही था और इट लुक्ड एज इफ, लेकिन बड़े लंबे अरसे से कोई वन साइडेड भी हमें मैच इस तरह से देखने को नहीं मिला कि बड़ी टीम्स ने इस तरह से 0-9 से लीड ले ली हो या जीत गई हो। वो बहुत मैच के आगाज से इट लुक्ड एज इफ दे हैव गिवन अप सो अर्ली। लक्समबर्ग वो आई डोंट नो, ना तो रोनाल्डो दिखाई दिए हैं इतने, ऑफ कोर्स रोनाल्डो भी नहीं खेल रहे और फिर भी इतना जल्दी गिव अप कर देना किसी टीम के खिलाफ। आप उनकी डिफेंस में भी देख रहे हैं, बिल्कुल उनका बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि खाली जगह छोड़ी हुई थी बिल्कुल। नफसियाती, जी हाँ, नफसियाती तौर पर भी हारे से फील हो रहे थे। मजे की बात है अभी तक व्यूवर्स जितने मैचेस हुए हैं ये क्वालिफायर्स के 6 मैचेस अभी तक पुर्तगाल ने खेले अपने ग्रुप में और 1 गोल भी उनके खिलाफ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है कि खुद भी इतने गोल्स कर रहे हैं, लेकिन जो मैचेस उन्होंने जीते भी हैं वहाँ पर भी अपने खिलाफ कोई गोल अभी तक उन्होंने कंसीड नहीं किया। और आपको लग रहा है इस वर्ल्ड कप में जो पिछला हुआ है उसमें भी पुर्तगाल से बहुत उम्मीदें थी, रोनाल्डो भी खेल रहे थे और रोनाल्डो मुझे लगता है अगले वर्ल्ड कप में भी नज़र आएंगे, चाहे उनकी एज 1-2 साल और भी ऊपर चली गई, शायद वो पार्टिसिपेट करें। आपको लगता है कि ये जो पुर्तगाल की टीम है अगर इसी तरह से फॉर्म में रहते हैं ये खिलाड़ी तो आगे आने वाला जो वर्ल्ड कप है या जो यूरोपियन चैम्पियनशिप है उसके लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। टॉप 4 में आना पुर्तगाल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पहले तो, क्योंकि अगर नीचे से कोई अपसेट नहीं करता, आपने ये गुज़िश्ता वर्ल्ड कप में भी देखा है, सऊदी अरेबिया जैसी टीम ने वर्ल्ड चैंपियन जिसने बाद में ट्रॉफी उठाई है, इतना बड़ा अपसेट था वो, जर्मनी के साथ इतना बड़ा अपसेट हुआ है। तो अगर ग्रुप स्टेजेस पर या राउंड ऑफ 16 में इनको कोई ऐसा कंपटीशन नहीं जिसमें कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, कोई अनटूवर्ड हमारे पास वो आ जाते हैं, नताइज आ जाते हैं, तो फिर पुर्तगाल इज पोटेंशियली वेरी इट्स थ्रेट टू अदर टीम्स। बिल्कुल, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस पुर्तगाल की तरफ से। स्टार्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि दोनों टीम्स की तरफ से क्या अचीव किया गया और यहाँ पर मुझे लगता है एक ही तरफ सब कुछ फिल होगा। ये आप देख रहे हैं शॉट्स जो हैं वो पुर्तगाल की तरफ से थे 22-4 थे यहाँ पर लक्समबर्ग की तरफ से शॉट्स ऑन टारगेट, एक ही था लक्समबर्ग की तरफ से और 10 थे शॉट्स ऑन टारगेट। दैट मीन्स 9 को उन्होंने कन्वर्ट किया और 10वां गोल भी कर सकते थे। पोजीशन आप देख रहे हैं 67% पुर्तगाल के पास था, जबकि 33% जो है वो लक्समबर्ग के पास है। पासिस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स आप देख रहे हैं, येलो कार्ड्स देख रहे हैं, कॉर्नर्स 5 मिले हैं पुर्तगाल को और 2 मिले हैं लक्समबर्ग को। रोनाल्डो को क्यों नहीं खिलाया गया जी?
आई एम नॉट श्योर, मे बी उनकी कोई अपनी क्लब के साथ जिम्मेदारी है या उनको सेव किया हुआ है, अभी इंजर्ड हैं, देयर इज़ नो अपडेट। बट आई बिलीव के जो स्टैट्स आपने शेयर किए हैं उससे तो ये लग रहा है कि इन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की और आखिर तक मैच को उन्होंने लूज़ नहीं किया। किसी भी कंडीशन को उन्होंने लग्जमबर्ग को ये फील नहीं होने दिया कि वो किसी ऑर्डिनरी टीम के साथ खेल रहे हैं। ये बड़ी टीम्स की निशानी भी होती है कि आप अगर किसी और किसी ऐसे टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आप वहाँ पर फिर भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। मुझे तो लगता है रोनाल्डो को खेलना चाहिए था, क्योंकि रोनाल्डो जो है वो जो थोड़ी बहुत फॉर्म उनकी रहती थी नहीं आ रही थी वापस। जब आप ऐसी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपकी फॉर्म वापस नहीं आ जाती है, ये मौका नहीं होता। ये बिल्कुल होता है और बट उनकी एब्सेंस में भी उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। उन्होंने मुकम्मल कैपिटलाइज किया है अपने उस थ्रेट को, अपने उस रेपुटेशन को मुकम्मल कैपिटलाइज किया है। बहुत ही शानदार फतह यहाँ पर पुर्तगाल की लक्समबर्ग के अगेंस्ट, और ये यूरोपियन चैम्पियनशिप क्वालिफायर के मैचेस हैं और अपने ग्रुप में टॉप कर रही है पुर्तगाल। और यहाँ पर अगर नज़र डालें फीचर प्लेयर पे तो ये हैं ब्रूनो फर्नांडिस। क्या ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस थी, और ना सिर्फ गोल्स में बल्कि असिस्ट में। जी हाँ, ब्रूनो फर्नांडिस एक दफ़ा फिर साबित किया है उन्होंने कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं, और आपने भी कुछ उनकी हाईलाइट्स देखी उनकी रिसेंट पास्ट परफॉर्मेंसेस की। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ नहीं कर पा रही लेकिन ये अपना वहाँ पर भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं और पुर्तगाल के लिए भी खेल रहे हैं बहुत अच्छा। किस तरह से देखते हैं आप इनकी परफॉर्मेंस को? बड़े टॉप क्लास मिडफील्डर हैं और मेरे पसंदीदा खिलाड़ी भी हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ज़ाहिरी तौर पर अभी एक ही असासा महफूज है और वो ब्रूनो फर्नांडिस है। exactly. और यहाँ आने से इंग्लिश लीग में मुझे इनका लगता है, एज फार एज आई रेड अबाउट हिम, मैंने ये नोटिस किया है कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर इंग्लिश फुटबॉल लीग सिस्टम की एक पोटेंशियल, स्पोर्टिंग लिस्बॉन से इनको लेके आना, पहले स्पोर्टिंग में थे फिर उसके बाद इंग्लिश क्लब्स के जो स्काउट्स हैं उनकी स्पेशल नज़र थी। मुझे लगता है जैसे रोनाल्डो का भी आप देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में 2 बार रास्ता बनाया गया था, तो ब्रूनो भी इसी तरह की एक इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी उसी खिलाड़ी की क्रिएट करने की कोशिश की गई है और पे बैक पूरा कर रहे हैं। क्यों नहीं, ही हैजंट लेट देम डाउन। या एग्जैक्टली। और मुझे लगता है पुर्तगाल के खिलाड़ी जब यूनाइटेड में ज़्यादा थे तो अच्छी परफॉर्मेंस देती, जैसे रोनाल्डो भी थे, ये भी थे, एक प्लेयर था। अभी भी कुछ सोचना होगा, एरिक टेन हैग कामयाब नहीं हो पा रहे। एनीवेज वो हम नेक्स्ट शोज में बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेलियर के ऊपर। यहाँ पर स्टैट्स पे नज़र डालते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस के स्टैट्स क्या कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 गोल किया है और असिस्ट जो है वो 3 किए हैं। यहाँ पर टचेस जो है 84% है, पासेस इनटू फाइनल 10 हैं, और सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% है। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 43% है, एक्यूरेट क्रॉसेस जो है 55 से। शानदार परफॉर्मेंस ब्रूनो फर्नांडिस की। और पुर्तगाल और लक्समबर्ग के दरमियान ये मैच जो है वो पुर्तगाल ने ऐसी ही परफॉर्मेंस की वजह से 0 के मुकाबले में 9 गोल से जीत लिया है। ग्रुप में टॉप कर रही है, अभी तक 1 गोल भी इनके खिलाफ नहीं हुआ 6 मैचेस में। अब नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच, और ये वो टीम थी जिन्होंने वर्ल्ड कप में एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। माज बात कर रहा मैं क्रोएशिया की, इनका मैच हुआ है आर्मीनिया के साथ, और आर्मीनिया के साथ ये जो मैच था उसमें बर्तरी तो कोई बड़ी नहीं थी लेकिन जीत गए हैं 0-1 से। ये मैच क्रोएशिया ने अपने नाम किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी वर्ल्ड कप में भी हमने परफॉर्मेंसेस देखी, और एक उससे पहले भी जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, और इस जो है वो वर्ल्ड कप में भी पहुंचे थे। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और बहुत ही शानदार ये मैच 0 के मुकाबले में 1 गोल से जीता है क्रोएशिया ने। आपको लगता है कि अगर गोलकीपर जो आर्मीनिया के थे वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस न देते तो बहुत ज़्यादा गोल्स हो सकते थे? जी हाँ, थोड़ा सा सरप्राइजिंग यही रहा मैच का नतीजा, इसीलिए कि आर्मेनियन टीम जो है वो इनके मुकाबले में, क्रोएशिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थी। लूका मॉड्रिच जैसे इतने और इनफॉर्म खिलाड़ी हैं, और इसी तरह अब अगर आप देखें तो गोल्स वो बचाते रहे हैं और अपनी टीम का मुकम्मल दिफा करते रहे, तो उनके लिए तो इस मैच में यही टेक अवे था। आर्मीनिया खुश होगी इस रिजल्ट से, ऑल दो जीते नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक ही गोल करने दिया। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं। आपके सामने हैं स्टैट्स, आप देख रहे हैं 6 शॉट्स थे, 6 आर्मीनिया को मिले हैं और 26 जो हैं वो क्रोएशिया को मिले हैं। शॉट्स ऑन टारगेट 8 थे। अब आप ये जो बात हम मास कर रहे थे कि 8 में से सिर्फ 1 ही कन्वर्ट करने दिया है आर्मीनिया ने, ये क्रेडिट जाता है उनको। ताकतवर हरीफ को रिस्ट्रिक्ट रखना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए। एग्जैक्टली 2 शॉट्स ऑन टारगेट यहाँ पर आर्मीनिया को मिले हैं। पोजीशन आप देख रहे हैं 68% था यहाँ पर क्रोएशिया के पास, और 32% जो है वो आर्मीनिया के पास था। पासिस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं। कॉर्नर्स 9 मिले हैं क्रोएशिया को, 4 मिले हैं आर्मीनिया को। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस
आपको क्या लगता है, जैसा लुका मॉड्रिच अभी भी रियल मैड्रिड के लिए भी खेल रहे हैं और लास्ट सीज़न उनका लग रहा है कि शायद ये क्योंकि एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने, अभी तक क्या वजह है कि अभी तक उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हैं? ऑल्दो इसमें क्रैमरिच जो है उन्होंने गोल किया, लेकिन उनकी तरफ से भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। आई थिंक एक तो उनकी पर्सनली एक टेक्निक उनकी अच्छी है, दूसरी ये कि वो उनकी जो एक पर्सनल लाइफ की स्टोरी भी जो है वो एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। रेफ्यूजी कैंप में से वो क्रोएशियन टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, तो आई थिंक दैट वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ कि वो एक रेफ्यूजी कैंप में रहे और वहाँ पर जंग का माहौल था जहाँ, और इस तरह उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी फ्यूचर की। ये कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसे खेलूंगा और अपनी टीम और दुनिया में इतने फैंस बनाऊंगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। रियल मैड्रिड के साथ इतने टाइटल जीतने में कामयाब हुए हैं, तो और वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम को जिस तरह लीड किया है और जिस तरह से खेले हैं 2 वर्ल्ड कप में, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से क्रोएशिया में फुटबॉल नहीं है। ये भी रिसेंट, जिस तरह अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो क्रोएशिया से मिसाल हम ले सकते हैं कि वहाँ पे को बहुत लंबे अरसे से फुटबॉल नहीं खेला जा रहा। जिस तरह आपने बताया वॉर हुई और वो सारे मामलात हुए, उसके बाद से कुछ ही अरसा हुआ, लेकिन इतने कम अरसे में इतनी अच्छी टीम बना लेना, ऑफ कोर्स इसका क्रेडिट जाता है उनकी मैनेजमेंट को भी, उनकी कंट्री को भी, जिस तरह से उन्होंने इसको डेवलप किया है। और लुका मॉड्रिच जैसे प्लेयर और पेरिसिच जैसे प्लेयर हैं, उसके साथ साथ क्रैमरिच जैसे प्लेयर हैं, और बड़ी बड़ी जो हैं वो लीग्स में बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेल रहे हैं ये प्लेयर्स। जो प्लेयर हमने फीचर किया है वो है क्रैमरिच, जी हाँ, एंड्रिच क्रैमरिच। इन्होंने गोल भी किया अपनी टीम के लिए। जी हाँ, आपने देखा क्रैमरिच की शानदार परफॉर्मेंसेस पे बनी एक वीडियो, स्टैट्स पे भी नज़र डालते हैं और इस मैच में देखते हैं कि क्या स्टैट्स से क्रैमरिच के क्या परफॉर्मेंस थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गोल किया है और असिस्ट जो है वो कोई भी नहीं किया। टचेस जो है वो 45 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड जो है वो 2 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 100% थे, एक्यूरेट पासेस 83% थे, शॉट एक्यूरेसी 75% थी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस एंड्रिच क्रैमरिच की, और इसी वजह से क्रोएशिया ने आर्मीनिया के अगेंस्ट ये मैच जो है वो 0 के मुकाबले में 1 गोल से अपने नाम किया है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ गोल्डन बूट लेटेस्ट हैपनिंग्स के बारे में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और अब नजर डालेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट में क्या हैपनिंग्स हैं। जी हाँ, क्या हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल में। सबसे पहली खबर हमारे पास क्या है ये आपको दिखाते हैं, और ये है जाओ फेलिक्स के बारे में। आई एम सरप्राइज्ड एज बार्सिलोना फैंस वेलकम मी इन अ फैंटास्टिक वे, मे बी बिकॉज दे नो दैट बार्सिलोना वाज माई ड्रीम सिंस आई वाज अ किड. I am ready to play on the left. I feel it's where Xavi wants to use me. Champions League, it's the real target for us. अच्छा, ये बड़ी इनकी कोशिश थी बार्सिलोना जाने की, लेकिन कोई हालात बन नहीं पा रहे थे। फिर अभी भी लॉन पे गए हैं, और आपको लगता है वो ड्रीम कम ट्रू तो हो गया इनके लिए, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है इनके लिए, क्योंकि बार्सिलोना जिस तरह अभी ये हालात में फंसी हुई है और जिस तरह से वो परफॉर्मेंसेस दे रही है, तो क्या ये उनको निकाल पाने में कामयाब हो सकते हैं? जी हाँ, मुझे लगता है किसी भी टीम में जब कोई नया खिलाड़ी शामिल होता है तो वो कुछ सेट ऑफ एम्बिशंस के साथ आता है। तो इनके स्टेटमेंट को भी जो कोट किया गया है, रिकोट किया गया है, वो उससे लग रहा है कि वो अपनी प्रेफरेंसेस भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मैनेजर या कोच जहाँ भी चाहेंगे वो अपने आप को दस्तयाब वहाँ बनाएंगे। दूसरी बात ये, बार्सिलोना ने जब इनको ख़रीदा है तो बार्सिलोना के अपने भी कुछ हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा साजगार नहीं हैं, तो प्लेयर डेवलपमेंट में वो शायद उतना उस तरह फोकस ना कर सकें, क्योंकि अभी उनका मोरल भी ओवरऑल डाउन है। तो ये है कि इनके लिए ये चैलेंज होगा कि इनको अपने आप को खुद लिफ्ट करके साथ साथ हालात के भागना पड़ेगा। बिल्कुल, और जो टारगेट इन्होंने सेट किया है बहुत मुश्किल है बार्सिलोना के लिए। पिछली दफ़ा भी नॉकआउट स्टेज पे ही बाहर हो गए थे चैंपियंस लीग के लिए। एनीवेज, बेस्ट ऑफ लक, जाओ फेलिक्स अच्छी परफॉर्मेंस दे, और लेट्स सी बार्सिलोना में क्या डिफरेंस डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आप देख रहे हैं यूवेंटस मिडफील्डर पॉल पोग्बा हैज़ नाउ बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड फॉर एंटी डोपिंग ऑफेंस, और डिसीजन हैज़ बीन मेड। जो ऑफिशियली ये हुआ है वो नेशनल एंटी डोपिंग जो है ट्रिब्यूनल की तरफ से हुआ है। आप किस तरह से देखते हैं पॉल पोग्बा, जैसे कि हमने पैकेज में भी देखा था, फ्रांस की 2018 की टीम के मेंबर थे जिसने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद ये वो खिलाड़ी हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आपको लगता है कि अब जो है इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बैन भी लग जाएगा, और कब तक लग सकता है? जी हाँ, इस पे तो कोई शक नहीं, क्योंकि एक प्रोहिबिटेड वो ड्रग यूज़ कर रहे हैं और उसका उनके ऊपर इल्ज़ाम है। लेकिन मुझे और ये आपको बता दें, व्यूअर्स परफॉर्मेंस को बूस्ट करने वाली ड्रग्स यूज़ कर रहे थे। आपको जो वो जो लेते हैं, आप इंजेक्शंस लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, उसकी वजह से जो है वो मुस्बत आया। सम प्लेयर्स आपको पता लेते हैं कि अपने आप को परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, लेकिन इस पर पाबंदी होती है।
लेकिन अगर आप देखें तो कल्चरली भी अगर उनके ऊपर कोई स्मोक अप या इस तरह का कोई प्लेयर ऑफेंस करता है तो मेजर लीग सॉकर में अमेरिकी कुछ रियासतों में तो मैरिजुआना और स्मोकिंग इस तरह अल्कोहल भी कभी कभार अलाउ कर दी जाती है सोशली भी। तो उन प्लेयर्स के ऊपर ये क्योंकि ये पाबंदी जो इन पर लगाई गई है वो इटली की नेशनल जो सुप्रीम अथॉरिटी है वहाँ से इम्पोज की गई है। और अगर इसके मुकाबले में किसी दूसरी दुनिया में अगर आप देखें फुटबॉलर्स को तो मुझे लगता है वहाँ पर उनको थोड़ी सी लेवरेज हो सकती है या वहाँ भी कवानीन शायद इसी तरह के हैं, बट दैट्स स्ट्रेंज। बहरहाल इनके लिए मुस्तकबिल में भी मुस्तकबिल में लेट्स सी इनका क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। और आप देख रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड इन एडवांस टॉक्स विद पोटेंशियल न्यू शर्ट स्पॉन्सर। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव अग्रीड टू एन एग्जिस्टिंग डील विद द टीम व्यूवर। इनकी पहले चल रही थी, अब जो है वो ख़त्म हो रही है। नई तलाश में है क्या ये जर्सी की नई तलाश और स्पॉन्सर की नई तलाश जो है ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के हालात बेहतर कर सकती है आपको? फाइनेंशियली तो डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि ग्लेजर्स जो है वो इस वक्त बिल्कुल ही जो उनका मूड बना हुआ है, जिस तरह से पहले उन्होंने बेचना था नहीं बेचना था, फिर शेयर्स बेचने थे नहीं बेचे, और पहले 6 बिलियन था जब उसको रीच करके शेख जासिम, उसके बाद उन्होंने 10 बिलियन कर दिया कि जी 10 बिलियन का जो है वो क्लब है। आपको लगता है ग्लेजर्स के होते हुए ये सारे मामला जिस तरह स्पॉन्सर्स के हैं या फिर जिस तरह मैनेजर के हैं, रिटन हैक है, टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है? टीम जी हाँ बिल्कुल। जहाँ तक खरीदो फरोख्त का ताल्लुक है डेफिनेटली ये इतनी देर से जो ये स्टोरी अब प्रोलॉन्ग करी है उसकी वजह भी यही है क्योंकि क्लब की लेगेसी बहुत इट हैज़ अ वैल्यू। तो इट्स नॉट अबाउट मनी। चेल्सी भी तो इंग्लैंड की क्लब है, सबसे बेहतरीन क्लब होता था। अभी तो चले 1-2 सीज़न में इतना अच्छी परफॉर्मेंस यूनाइटेड की तरह उनकी भी नहीं है, लेकिन उनकी जो है वो मैक्सिमम 4.5 तक गई थी और उतने में वो क्लब सेल हुआ था। तो यूनाइटेड की 6 बिलियन तो समझ आती है, लेकिन 10 बिलियन जो है वो आपको नहीं लगता बिल्कुल ही आउटरेजियसली एक्सपेंसिव हो जाता है? बट इसके पीछे यही हो सकता है ना कि दे आर नॉट विलिंग टू सेल इट, और वो कोई ऐसी ऑफर दे रहे हैं जिसको वो एक्सेप्ट करने की तो फिर क्लब पे भी तो कुछ करे ना। क्लब में भी तो कुछ नहीं कर रहे वो, ना कोई नए खिलाड़ी अच्छे खरीद रहे हैं। सर एलेक्स फर्गसन के जाने के बाद तो मैनेजर्स एवरी सीजन दे चेंज देयर मैनेजर, और इस पे हमने शो भी किया था, हमने बताया भी था, जिसमें सिर्फ जो है वो जोसे मरीनियो जो है वो थोड़े से कामयाब एक मैनेजर आए थे जिन्होंने थोड़ा सा एक होप दिलाई थी और टाइटल जो है वो जितवाया था। एनीवेज जर्सी के आने से लेट्स सी अब कौन सा स्पॉन्सर जो है वो टीम व्यूवर के बाद आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का इस सीज़न में, उसके बारे में भी हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है खबर? नेक्स्ट है ये बड़ी शॉकिंग खबर है और ये है रियल मैड्रिड की तरफ से। जी हाँ, आर्दा गुलर जो हैं, ये टर्किश मैसी इनको कहा जाता है, और क्या ही टैलेंट है और क्या ही शानदार। हमने काफ़ी शोज़ में इनकी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, अगर आपने नहीं देखी आप भी देखिए। वो बहुत शानदार खिलाड़ी बेचारे आए हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी कि आप टर्किश लीग में से सीधा जो है वो रियल मैड्रिड में आए हैं इस एज में। हालांकि रियल मैड्रिड बहुत कम ऐसे खिलाड़ियों को जो है वो इतने यंग खिलाड़ियों को इस तरह से लेता है। आ तो गए हैं लेकिन जो किस्मत थी वो ख़राब शायद थी, वो हो गए इंजर्ड हो गए हैं। अब अभी जो खबर आई है वो ये है कि मज़ीद कुछ अरसा नहीं खेल पाएंगे। आपको लगता है कि ज़ाया ना हो जाए कहीं रियल मैड्रिड के लिए ना खेलने पे? इस बात का ख़तरा ज़रूर है क्योंकि देखें नी इंजरी है, एक तो वो जिस लीग में आए हैं इस लीग का टेम्परामेंट डिफरेंट है। यहाँ पर अब खिलाड़ियों का एक जेन्युइन सा पावर शो होता है एक दूसरे के ऊपर सबकत ले जाने का, और वो इज़ यंग और मसल्स भी उस तरह मैच्योर नहीं होते कि वो इतनी एक्सर्शन बर्दाश्त करें। टिश्यू ब्रेक हो जाना या भागते हुए इस तरह कोई प्रॉब्लम आ जाना तो इनएविटेबल है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है वो जितनी जल्दी रिकवर होकर वापस आते हैं और लंबे अरसे तक फिट रहकर खेलते हैं तो फिर कामयाबी मुमकिन है, अदरवाइज जाहिर है खतरा तो है। इससे पहले भी एक टर्किश प्लेयर, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर आए थे रियल मैड्रिड में, लेकिन उनके साथ भी अनफॉर्चुनेटली यही हुआ, वो इंजर्ड हुए और सीज़न में नहीं खेल पाए। उसके बाद रियल मैड्रिड ने सेल कर दिया और वो दोबारा से अपनी उस ग्लोरी पे पहुंच ही नहीं पाए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अच्छा, इस एज के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ शुरू में बहुत से फिटनेस के, आंसू फाटी को आप देखें उसको भी इतना प्रॉब्लम हुआ है शुरू में, बट ही इज यूज्ड टू फिट। आई थिंक नाउ वो अभी अपने आप को लेकिन ऑफ कोर्स आपको डैमेज तो करती हैं ये चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस को, जो है जब तक आप बिल्कुल फिट ना हो आप जो है। लेकिन हमारी दुआएं हैं आर्दा गुलर को हम खेलता हुआ देखें रियल मैड्रिड में। बहुत ही शानदार प्लेयर और एक ट्रीट है आंखों के लिए इनको खेलते हुए देखना, जैसे मैसी को देखना एक ट्रीट है, इनको भी देखना एक ट्रीट है आंखों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर्सेनल नियरली साइंड रियल मैड्रिड स्टार खिलाड़ी जो हैं वो फेडरिको वेलवर्डे, उनको ख़रीदने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। आर्सेनल जो है वो आपको लगता है काफ़ी सोच विचार के बाद जो है अपनी स्पेंडिंग्स कर रही है और ये
फेडरिको वैल्वेर्डे अगर आ जाते हैं तो ये आर्सेनल फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको हराना, चाहे वो लीग में हो चाहे चैंपियंस लीग में हो। हार और जीत की प्रोबेबिलिटी तो कंफर्म नहीं की जा सकती इस तरह किसी भी टीम के लिए, लेकिन खिलाड़ियों का आना जाना इट मेक्स अ डिफरेंस, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि एक खिलाड़ी भी ऐसा होता है जो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर पूरी टीम को मोटिवेट करता है, उसको लेकर चलता है और ओवरऑल एक मोरल को बूस्ट कर देता है। तो अगर ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेस रियल मैड्रिड के लिए भी रही हैं फेडरिको वैल्वेर्डे की, और अच्छी साइनिंग होगी आर्सेनल के लिए अगर आर्सेनल में ये आ जाते हैं। और आर्सेनल के जो बाकी प्लेयर्स भी उन्होंने लिए हैं, जिस तरह सबसे जो महंगी साइनिंग है इस सीज़न की वो आर्सेनल ने ही की है, हावर्ट्स को उन्होंने लिया है। और उसके बाद जो है अगर वैल्वेर्डे भी आ जाते हैं, फेडरिको वैल्वेर्डे, तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी आर्सेनल की टीम। अब देखते हैं कि रियल मैड्रिड इनको देती है और कितने में देती है, और आर्सेनल क्या उसको मीट कर पाती है या नहीं। लेकिन ये जब समर विंडोज़, ट्रांसफ़र विंडोज़ ओपन होंगी तभी इसके बारे में कोई लेटेस्ट हैपनिंग या खबर आएगी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के हवाले से। और वो जो 6 जो हमारे प्लेयर्स हैं मुकामी क्लब के बलूचिस्तान से, वो अगवा क्यों हो गए, इसके बारे में हम बात करेंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के हवाले से। और जैसी परफॉर्मेंस दी है एशियन क्वालिफायर मैचेस में पाकिस्तान के टीम ने, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स उनके मैनेजर शहजाद अनवर ने, अब साबिक जो कोच हैं नासिर इस्माइल और साबिक कप्तान मोहम्मद ईसा, उन्होंने भी उन पर तनकीद की है और स्पेशली कोच पे की है। माज ये तनकीद बजा तनकीद है या फिर शहजाद अनवर साहब एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे? somebody had to break the ice, और वो नासिर इस्माइल साहब जो पुराने कोच हैं, साबिक मैंने भी कोच तोड़ने की कोशिश की थी, हालांकि आप मुझे कह रहे थे इतनी तनकीद ना करें इन पे। आपकी बात ठीक है, किसी ना किसी तरह उनको अब एक फीडबैक देते रहना चाहिए। अब साबिक खिलाड़ियों की तरफ से भी आ गया ये, और उन्होंने टेक्निकली भी कुछ फ्लॉज, मिस्टेक्स जो हैं वो बताई हैं कि ये जैसे उन्होंने कहा है, नासिर इस्माइल साहब ने कहा है कि मिडफील्ड को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया, उस पर बिल्कुल काम नहीं किया। ईसा खान जो साबिक कप्तान है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि अटैकिंग और डिफेंस दोनों ही वीक थे और पाकिस्तान की टीम को अभी अब अगर आप दोनों की बात देखें तो अटैकिंग और डिफेंस उनका वो वीक हो गया, और उनके मिडफील्ड तो तीनों ही फिर फारिग थे ना, तीनों। यानी कि कहीं पर भी कोचिंग का कोई इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया। शहजाद अनवर साहब टू बी वेरी फ्रैंक, उनमें कोई वो स्पार्क नज़र नहीं आता कि वो अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं या लेड कर। उनकी पैप टॉक भी हमने आपको दिखाई थी व्यूवर्स कि किस तरह से वो बात कर रहे थे। मतलब आप में पोटेंशियल होगा, आपके ज़रूरी नहीं होता आप बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं तो आप बहुत अच्छे कोच भी हों। लेकिन जनाब एक ग्रुप ऐसा ज़रूर है जो किसी भी नाकामी के बाद फ़ौरन से रिजल्ट मांगता है। यानी कि अगर अभी हम पाकिस्तान मैच हारा है ना, जापान से हारा है, बहरीन से हारा है, तो कुछ ऐसा एक ग्रुप है जो चाहता है, जिनका जज्बा ही ये है कि अभी शहजाद अनवर साहब को जज्बा, इट्स द बेसिकली थिंग। मैच हार, देखें मैं उस दिन भी बात कर रहा था, हार जीत की बात नहीं है, बात ये है डिलीवर क्या किया आपने। जैसे अब नासिर इस्माइल साहब कह रहे हैं, नासिर, और दूसरी तरफ ईसा जो कह रहे हैं, वो टेक्निकल आपको गलतियां बता रहे हैं। इन्होंने खुद मानी शहजाद अनवर साहब ने कि हमारी मिस्टेक थी, जापान हमें नहीं पता था कि इस तरीके से खेलेगा। आपका एक मैनेजर या आपका एक कोच या आप जिस डेजिग्नेशन पे बैठे हैं, अगर वो बंदा आप अपनी ड्यूटी के हवाले से ये कह दे कि मुझे नहीं पता था ये क्या होगा, तो फिर आप उसका कैलिबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई उनको तनकीद को ज़ातियात के ऊपर नहीं तनकीद बना रहे, उनकी जो स्किल्स हैं वो शो ही नहीं हुई इसमें। लेकिन आप पब्लिक पर्सपेक्टिव से उनका स्किल गेज कर सकते हैं ना, कि अगर उसने मैच नहीं जितवाया तो वो कोच किसी काम का नहीं है। आप ऑपरेशनली भी देखें, कोच को या मैनेजर को तब्दील करना कोई इतनी आसान बात नहीं होती। अच्छा मुझे बता दें, पिछले जब से बैन उठा है या जब से शहजाद अनवर साहब कोच बने हैं, कोई एक मैच बता दें जिसमें हमें कह सकें, बेशक हारे हों लेकिन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ही लड़कों की। मैं तो यही कहूँगा कि वो इतने नामसाद हालात में अगर खेल ही रहे हैं तो उनकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ही ये है। आप सबसे पहले तो ये देखें कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को और नॉर्मलाइजेशन कमेटी को भी उनको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस मिली है। अभी वो मुकम्मल तौर पर अपना एजेंडा तो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सके। उनको सियासी चैलेंजेस हैं उनको, और रीजनली तो फिर ये जो चैलेंज है शहजाद अनवर साहब को, फिर ये डील तो करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आप उनको भी नज़र आ रहा है पीछे क्या हालात हैं, तो उनको फिर बोलना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड लेना पड़ेगा, आके वो टीम के लिए भी लेना पड़ेगा, और जो पीछे हालात हैं
उसमें भी लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उधर इन्वॉल्वमेंट अपनी शो नहीं कर रहे, यहाँ वो सिर्फ अपने काम को लेके बैठे हैं कि मैं अपनी चीज़ों को इस तरह से जितना जो मेरे पास है उसी को अच्छा करने की कोशिश करूँ और उसी में जो है वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँ। तो लग कैसे रहा है? थोड़ा सा तो वो बैकफुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, मतलब थोड़े से दिफाई अंदाज में अपनी स्किन सेव कर रहे हैं। हालांकि अगर इनिशिएटिव लेते हैं, कोई लीड करते हैं कि जनाब मैं इन मामलात में आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, ये वीक एरियाज हैं, ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं टीम के लिए, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैं इनके साथ अप एंड क्लोज काम करता हूँ अगर, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, वैसा जैसा आवाम चाह रही है इस शिकस्त के बाद कि अगर आप उनको हटा दें और कोई नया बंदा ले आए, नए बंदे के आने से तो पहले ही मसला खड़ा हो गया है। आप ये देखें कि ईसा और नासिर इस्माइल दोनों ने, वलीद जावेद जो एक टेक्निकल कोच जिनको हमने फीचर भी किया है, जिनका उनका एक स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन भी उन्होंने करवाया था, वो भी हम अपने शायकीन फुटबॉल को भी दिखा चुके हैं। अब बात यह है कि उनकी तकरीरी को पहले ही चैलेंज किया जा चुका है। वो कहते हैं, नासिर इस्माइल साहब कहते हैं कि वो क्लब लेवल का कोच है, वो अभी पाकिस्तान के साथ उस टेम्परामेंट पे कोचिंग नहीं कर सकता। ये तनकीद है और इसका जवाब भी उसी इंसान ने तो दिया है। नासिर साहब को बनाते ना फिर वो। नासिर साहब पाकिस्तान 1993 से 2003 10 साल के लिए पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं, फिर उसके बाद वो नेशनल बैंक के भी कोच रहे हैं, फिर अब किसी एक मकामी उनकी अपनी कोई अचीवमेंट्स हैं? अब अचीवमेंट पाकिस्तान की अभी अपनी अचीवमेंट्स नहीं है। इनफरादी तौर पर तो वो कामयाब है, 10 साल पाकिस्तान के साथ रहना, फिर उसके बाद नेशनल बैंक की सिर्फ साथ रहने से तो आप सैलरीज ही लेते हैं, मतलब आपने इम्प्रूव भी करना होता है और आपने परफॉर्मेंसेस भी दिखानी होती हैं। एनीवेज, चलें, जो हालात हैं उसमें ये बात हम पहले भी करते रहे हैं कि जो इनिशियल चीज़ें हैं उनको ठीक होना चाहिए, और वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, फुटबॉल फेडरेशन के अपने मसाइल हैं, और फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ उनकी बनती नहीं है, और ये जो नहीं बन रही वो कौन लोग हैं जो बनने नहीं दे रहे वो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व ना किया जा सके। सिर्फ आपके बैठने की बात होती है और आपके ईगोज छोड़ के थोड़ी सी बात करने की बात होती है। तो आई थिंक सो कि वहाँ पर भी ईगो इश्यूज़ हैं और वहाँ पर भी ईगोज इशू हैं कि हम जिस तरह चाह रहे हैं वो चीज़ें करें, वो कह रहे हैं जिस तरह हम चाह रहे हैं वो चीज़ें करें। तो ये ब्रेक अब करना पड़ेगा ना इनको, वरना फीफा ने तो फिर से तलवार लटका दिया बैन करने की। लेट्स सी, हमारे बच्चों के लिए भी ये सोचते हैं या सिर्फ अपनी अपनी ईगोज़ के लिए ही ये सोचते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास खबर है वो है सूबा बलूचिस्तान से, और पाकिस्तान के जो सूबा बलूचिस्तान में से 6 जो लड़के हैं, जो प्लेयर्स हैं, क्लब मुकामी प्लेयर, उनको अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया है। ये कितनी दुखी बात है और कितने अफसोस की बात है कि हमें इस तरह की खबर देनी पड़ी है अपने सूबा बलूचिस्तान में, जहाँ पर हालात भी बेहतर है, अब सारी चीज़ें बेहतर है। ये क्या मामला है? इट्स टेरिफाइंग फॉर अदर पीपल एज वेल। अगर कोई बलूचिस्तान टूर्नामेंट के लिए जाता है या किसी मुकाबले के लिए जाता है तो वो तो बेचारा ज़ाती दुश्मनी थी, क्या था मामला? अब ज़राए के मुताबिक जो इनिशियली हमारे पास जो डिटेल्स आई हैं, वो ये 6 खिलाड़ी बेसिकली टीम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने सिब्बी जा रही थी। डेरा बुगटी के ये रिहायशी थे, ये बताया गया, और रास्ते में इनकी वैन को उन्होंने रोका है मकामी अफराद ने, वहाँ मुसल्ला अफराद थे, और उन्होंने गन पॉइंट पे वो 6 प्लेयर्स को वो अबडक्ट किया और वो ले गए हैं कहीं, और 2 दिन से ज़ायद का वक्त हो चुका है। उनके बारे में अभी कोई इसके ऊपर इतला अभी मौसूल नहीं। हमारी हुकूमत जो भी वहाँ पे हैं करता धरता, वो अभी तक क्या कर रहे हैं? वो एक्शन प्लान हो गया उनके अगेंस्ट। पैरामिलिट्री फोर्स को उन्होंने कॉल किया है और उनकी मदद तलब की है कि उनको रेस्क्यू करने में हमारी मदद करें। अभी तक कोई पता नहीं है कहाँ पर कहाँ ले गए, और उनकी तरफ से कोई डिमांड भी नहीं आई। नहीं, इस तरह भी इस हवाले से जैसी कोई अपडेट आए तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाए कि हमने किस तरफ एफर्ट करनी है, और अगर बिल्कुल गायब हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो इससे तो बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैल जाएगा। एग्जैक्टली कोई रीज़न अभी तक पता नहीं है कि क्या उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी या कोई इस तरह के मामला थे। लेकिन ये बात कितनी अफसोसनाक है कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो इतनी आसानी से किडनैप हो जाएं, मतलब। लेकिन वाई प्लेयर्स, मुझे तकलीफ भी हो रही थी ये पढ़ते हुए भी और सुनते हुए भी कि इतना आसान है किडनैप हो जाना, मतलब सूबा बलूचिस्तान में। ये भी एक मामला है, इस तो सवालिया निशान है ना, वहाँ पे क्या फोर्सेस कहाँ पे है, बाकी मामलात कहाँ पे है, क्या वो कर रही हैं हमारी फोर्सेस, या वहाँ पे जो मुतल्लिका इदारे हैं। मतलब आपके 6 प्लेयर्स मैच खेलने के लिए टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं और वो रास्ते में कोई भी आकर उनको गन पॉइंट पे अगवा करके ले गया, आपको पता ही नहीं चला। मतलब इट्स टू सैड। इट्स बीन 48 आवर्स, उन पर कोई अपडेट भी नहीं आई, तो ये तो वाकई बड़े दिलखराश बात है। एग्जैक्टली 48 घंटों में आप को पता ही नहीं है कि वो कहाँ चले गए और आपने कोई अपडेट ही नहीं दिया। ठीक है, पता नहीं ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर।
एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो खबर है वो पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए जो है वो उम्मीदवार, जी हाँ, इसका तैयारियां जारी हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपके पास? जनाब, एक्सक्लूसिव स्टैट्स हमारे पास कुछ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से हमें मौसूल हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के जो इलेक्शन है, पंजाब के सदर को मुंतखब करने के लिए जो पोटेंशियल वोटर्स हैं उनकी तादाद 450 से ज़ायद है। इसका मतलब है कि पंजाब भर में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में 450 से ज़ायद रजिस्टर्ड क्लब्स हैं। ये ज़रा एक नज़र डालते हैं ये इन डिस्ट्रिक्ट क्लब्स पे, कहाँ से कितने क्लब्स जो है और मेंबर्स हैं। जी आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर्स ऑफ क्लब्स इन पंजाब, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वोटर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट और रजिस्टर्ड क्लब उसमें कितने हैं। फैसलाबाद में 62 क्लब्स हैं, लाहौर में आप सिर्फ देखें तो 39 क्लब हैं, सियालकोट में 35 हैं, और रहीम यार खान में 29 हैं, और गुजरावाला में 25 हैं। टोटल इन पंजाब 459 क्लब। दीगर क्लब्स यानी कि दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी और क्लब थे, लेकिन हमने अब बिकॉज इट कुड हैव बीन अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, हमने टॉप 5 ली हैं जहां से ज़्यादा परसेंटेज वोटर्स की पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन एक्वायर करेगी। इन्हीं क्लब्स ने उनको वोट करना है, और बेहतरीन बात यह है कि पंजाब सबसे बड़ा पूल है प्लेयर डेवलपमेंट के लिए। वो चाहे इदारे अब उसको टेक ओवर करते हैं इन क्लब्स में से, आगे नेशनल साइड में या प्रीमियर लीग में प्लेयर्स हम देखते हैं, वो इन्हीं क्लब्स में से निकल के सामने आने हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक जो उम्मीदवार हैं वो सरदार नवीद हैदर हैं। वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स, मुख्तलिफ मुकाबलों में बहुत एक्टिव रहे हैं। अच्छा। और उनकी कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है वो बाकी कैंडिडेट्स की निस्बत ज़्यादा है। कौन से हैं, कोई इत्तला है आपके पास? उनके मुकाबले में तो नहीं है, क्योंकि पंजाब में फ़िलहाल इनके अलावा अभी कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको सबसे ज़्यादा सराहा जा रहा हो या जिनकी सबसे ज़्यादा कम्युनिटी इंगेजमेंट ऑब्जर्व की गई हो। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट जो पहले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के रहे हैं, उस ज़माने में जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और फिर कोर्ट में भी मामला चला गया था, ये उस ज़माने की बात है, 2014 की बात की, जब पहले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन आया था। 2003 से इल्जामात लगे थे, बहुत कुछ हुआ था, फुटबॉल स्टेडियम भी नहीं व्यूवर्स बनने दिया जा रहा था यहाँ पर। हमें बस वो कहते हैं थोड़ा पर्दा ही रहना चाहिए। बहुत कुछ हुआ स्टेडियम के लिए, फीफा ने पैसे दिए और वो पैसे खा गए सारे। फुटबॉल भी नहीं, मतलब उसका ग्राउंड और स्टेडियम भी नहीं बनने दिया। बड़ी मुश्किलों से जो है वो खावर शाह साहब जो है उन्होंने फिर बनवाया था ये। एनीवेज ये चीज़ें हुई हैं, ऐसे ही नहीं बैन लग गया था पाकिस्तान फीफा पे। अच्छा, 2003 में अर्ज कर रहा था कि 2003 के बाद से 2014 तक जितने भी जो भी पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात में, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है और क्लब्स को रीइंस्टेट किया गया है, जो पुराने उनको रजिस्टर किया गया है, इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसके बाद से अब तक यही 3, 4, 5 नाम हैं जो सदारत के लिए, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की सदारत के लिए मुतहरिक नज़र आए हैं, जिनमें एक तो बहुत जिनको पॉपुलैरिटी भी मिली, सैयद ज़ाहिर शाह साहब हैं और सैयद इशफाक हुसैन साहब हैं। इनमें से एक ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑथराइज़ कर दिया गया था, लेकिन फीफा ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, क्योंकि जो भी कोर्ट के थ्रू उनके पास गया था, उन्होंने कोर्ट को एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करार देके अच्छा उनकी रुकनियत को ही तस्लीम नहीं किया था। अच्छा, तो अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जो सदारत है वो तो उन 26 मेंबर्स से आनी है ना, और जब तक वो 26 मेंबर्स इन प्रोविंशियल एसोसिएशन से कामयाब होकर आगे नहीं आते, वो सदर भी मुंतखब नहीं हो सकता। हमारे पास जो दौरानिया रह गया वो सिर्फ मार्च तक का रह गया और तकरीबन 6 महीने भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और इन 6 महीनों में ये चारों सूबों में ये सारे इलेक्शंस भी होने और अभी ये पंजाब में हो रहे हैं और जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके हवाले से लेटर। तो नवीद साहब जो है वो हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक तो यही है, अगर कोई और इनके मुकाबले में आता है नहीं हो जाता तो फिर शायद कोई और बन जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट जो है वो है एशियन क्वालिफायर में आज पाकिस्तान खेलेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए फ़लस्तीन के साथ। और ये वर्ड मैंने थोड़े से हार्श यूज़ किए हैं, वो इसलिए यूज़ किए हैं कि आपने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है, और ये वो मैच रह गया जिसमें कुछ अच्छा माज आपको लगता है परफॉर्म कर सकती है, या पाकिस्तान से हम उम्मीद ना रखें टीम से इस मैच में भी? नहीं, उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए, इसके अलावा हम कुछ अभी कर नहीं सकते। नहीं रखते ना, फिर दुखी भी नहीं होंगे, दर्द भी नहीं होगा। जापान के अगेंस्ट तो जाहिर है किसी को भी वो मैच हम याद ही नहीं करना चाहते, और फिर बहरीन ने भी, लेकिन बहरीन के मैच में तो चले कुछ याद करने के लिए कुछ ना खा लिए थे हमने। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ याद करने के लिए भी था। हमारे गाजी ने एक गोल किया, गाजी का एक गोल था जो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ गया था,
तो इसमें भी कुछ होगा या सिर्फ लाइमलाइट में ही इसमें आएंगे? हमारी दुआ है जी, और खिलाड़ियों ने तो क्या शहजाद अनवर साहब क्या करेंगे इसमें? क्या टैक्टिक्स हमें जापान के मैच में जो है वो डिफरेंट नज़र आई, बहरीन के मैच में ऐसे लगा हो कि जी ये यहाँ पे लूप होल से उन्होंने इस पे काम किया और इसको दूर किया। अब बहरीन में जो 3 का मार्जिन हमने कम किया, 6 से 3 पे आए, अब वो इसमें जो कमियां थी उसको दूर करके 3 से क्या 0 पे आ जाएंगे? हो सकता है सबकत भी ले जाएं इक्वलाइज करने के बाद। लेकिन मुझे ये लगता है कि शहजाद अनवर के अलावा खिलाड़ी भी दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। उनको अब मुल्की हालात का भी पता है कि वहाँ पर लोगों का क्या जज्बा है या क्या सेंटिमेंट बन गया हुआ है हमारे बारे में, या हमारी हार के बारे में, या हमने कैसा खेल पेश किया उस मुझे तो बारे में। लगता है प्लेयर्स को पता है कि मुल्की हालात पे लोग बिजी हैं उस तरफ, तो हम आराम से जो परफॉर्मेंस देंगे वो देंगे। जी हाँ, और शहजाद अनवर साहब आप पे भी जो हम बात करते हैं या तनकीद करते हैं, आप पे हक समझते हैं तो आप पे तनकीद करते हैं, और इट्स ऑल अबाउट फुटबॉल। हम यही चाहते हैं कि चाहे आप बेहतर करें चाहे कोई और करे, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, चाहे फेडरेशन के अंदर हो चाहे टीम के अंदर हो। थोड़ा इतनी पोलाइटनेस के साथ आप टीम को नहीं कर सकते, आपको वो जो है ना वो फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। चाहे अब यहाँ तो बोल्ड हो जाएं, यहाँ पर छक्का लगा दें, ठीक है, दूसरे अल्फाज में तो आपको आना पड़ेगा। और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि एटलीस्ट इस मैच में हमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आप में भी टैलेंट है और फुटबॉल की स्किल्स आप शोकेस करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वीडियोस भेजिए 031177738868। ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर अपनी वीडियोस भेजिए, हम फीचर करेंगे आपको। और पाकिस्तान के कोने कोने का जो जहाँ से भी यानी वो टैलेंट जो शायद हमारी नज़रों तक नहीं पहुँच सका या फेडरेशन तक नहीं पहुँच सकता, हम उसको पहुँचाएँगे उन आँखों तक, उस फेडरेशन तक, उन कैंप्स तक, ताकि वहाँ पे जाके वो बच्चा अपने फ्यूचर को जो है वो बेहतर बना सके और अपने मुल्क को जो है वो रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि आगे जाकर हालात इंशाल्लाह माज बेहतर ही होंगे पाकिस्तान फुटबॉल के। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जो है वो जाएंगी सारी चीज़ें। माज बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अल्लाह हाफ़िज़।